हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रिवाइज करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर फोर्थ। तो आपको अच्छे से याद होगा लेक्चर फोर में मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिज्म, यानी कि मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करनी है, आपने उसका मैकेनिज्म पढ़ा था। तो आओ आज का रिवीजन लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो देखो आपको क्या दिखता है। देखो आपको जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, जैसे कि आपको अपने रूम से उठ के किचन तक जाना है, तो आपको बच्चा आपने सोचा, आप उसके बाद उठे और आप गए। यानी कि जैसे ही आप उठे और आपने चलना शुरू करा, बेटा उठने के लिए भी तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, बिल्कुल करा होगा। तो सबसे पहले आपके मन में थॉट आया तो अब उस थॉट ने क्या करा बच्चा, आपके सिग्नल भेजा, किसको भेजा होगा, आपकी मसल्स को, यानी कि मसल फाइबर को। तो देखो सीएनएस क्या करता है बेटा, आपके मसल फाइबर को भेजता है सिग्नल। किसके थ्रू भेजता है, आपको पता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या भेजता है बच्चा, वो सिग्नल भेजता है। और एक मोटर न्यूरॉन जब कई सारे क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ आपके मसल फाइबर से मिलता है, तो वो बनाता है आपका क्या बच्चा, मोटर यूनिट। तो आपको मोटर यूनिट क्लियर हो गया। मोटर यूनिट क्या है, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट मोटर यूनिट। यानी कि एक जो मोटर न्यूरॉन आ रहा है, जब वो आपके जो है इस तरीके से एक जंक्शन सा फॉर्म कर रहा है, किसके साथ बेटा, आपके कई सारे मसल फाइबर्स के साथ, तो वो बनाता है आपका बच्चा मोटर यूनिट। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं। अब हम एक मसल फाइबर को लेते हैं और मोटर न्यूरॉन जो आपको दिख रहा है, आपको पता है इस मोटर न्यूरॉन का जो एंड होता है बच्चा, ये कहलाता है आपका साइनेप्टिक नोव या फिर साइनेप्टिक बल्ब। ठीक, एक्सॉन टर्मिनल भी इसको कहते हैं। तो देख बच्चा, ये जब आपके क्या कहते हैं, जब ये जो साइनेप्टिक नोव है और जब ये एक मसल फाइबर के साथ जो बेटा इसके बीच का जो पूरा जंक्शन प्रेजेंट होता है, इसको आप कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। तो आपको समझ में आ गया बेटा मोटर यूनिट में क्या फर्क है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट में क्या अंतर है। जब जो है बेटा मोटर न्यूरॉन का आपका देख रहे हो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक साइनेप्टिक नोव दिख रहा है उसका। जब वो बेटा एक मसल फाइबर के साथ ये जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। अब देखो इसके अंदर आपके तीन कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। एक होता है बच्चा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर बीच का गैप है इन दोनों के बीच का, देख रहे हो साइनेप्टिक नोब की एक तो मेम्ब्रेन हो गई जिसको आपने कह दिया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आपको दिखता है बच्चा इन दोनों के बीच में एक गैप, और इस गैप को कहा जाता है, गैप के लिए टर्म यूज करी जाती है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट, ठीक है। और इस इस क्लेफ्ट को हम कहते हैं बच्चा आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर जो आपको मसल फाइबर की सार्कोलेमा दिख रही है उसको आप कह देते हो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मिलके बनाती है बच्चा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर इसी को कहते हैं आपका क्या, मोटर एंड प्लेट। तो क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज अ जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। यानी कि एक मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में, सार्कुलम ऑफ मसल फाइबर के बीच का जो बेटा जंक्शन बन रहा है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। क्लियर हो गया, मजा आया। अब आप आगे देखें। अब देखो थोड़ा सा हम जो है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हो रहा है। तो देखो आपने सोचा तो क्या सिग्नल भेजना शुरू करा, सिग्नल किसके थ्रू गया था, सीएनएस के थ्रू गया। सीएनएस ने भेजा, किसके थ्रू भेजा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा। तो कैसे आया होगा, देखो ये सिग्नल कैसे भेजे जाते हैं ये तो बेटा आपको पता लगेगा अभी आने वाले चैप्टर्स में। अब देखो होता क्या है, ये देखो सिग्नल आई जो मैंने आपके, ये जो मैंने आपको बनाया है आपके क्या कहते हैं वॉयलेट कलर, यस वॉयलेट कलर से देखो ये आया 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 और ये आपके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा। और एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके एक्सॉन टर्मिनल पर, यानी कि साइनेप्टिक जो आपको बल्ब दिख रहा है, नोव दिख रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल। जैसे ये सिग्नल यहाँ तक आता है, ये क्या करता है, कैल्शियम को अंदर भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये जो आप साइनेप्टिक जो आप नोव देखते हो उसके अंदर प्रेजेंट होती है बच्चे साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरा होता है केमिकल जिसको आप कहते हो बच्चा न्यूरो ठीक, जैसे कि एसिटाइलकोलिन इस केस में यहाँ पर प्रेजेंट है इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम पुश करता है किसको बच्चा, आपके साइनेप्टिक वेसिकल को, कि तुम जाके बाइंड कर जाओ, किससे बाइंड कर जाओ, तुम जाके बाइंड कर जाओ आपकी किससे बच्चा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। और जैसे ही इसके साथ बाइंड करता है ये कर देता है बच्चा इसका एक्सोसाइटोसिस, यानी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको ये जो है अपने बाहर निकाल देता है सेल से।
फिर वो बच्चा कहाँ पर आ जाएगा, वो आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। और दूसरी तरफ बच्चा इसके सेकंड साइड कौन प्रेजेंट है, आपका आपका प्रेजेंट है मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा पे इसी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब आप एक चीज समझना, अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है तो बच्चा इसी के रिसेप्टर होने चाहिए और किसी के रिसेप्टर से काम नहीं चलेगा। तो एसिटाइलकोलिन के ही ये क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ये इससे आके बाइंड करता है और जैसे ही ये बाइंड करता है बच्चा, तेरे को याद होगा कि मैंने बताया था मसल फाइबर बेटा एक्साइटेबल सेल है। तो बेटा ये पहले क्या थी, पोलराइज थी। पोलराइज का मतलब क्या होता है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो बच्चा ये तेरी हो जाती है क्या, डीपोलराइज। ये हो जाती है तेरी बच्चा क्या, डीपोलराइज। और जब तू ये स्ट्रक्चर देखता है किसका बेटा, सार्को क्या कहते हैं आपके मसल फाइबर का, तो बेटा इसकी सार्कोलेमा जो होती है वो बीच बीच में फोल्ड बना लेती है और इन्हीं फोल्ड को कहते हैं टीटीब्यूल्स। आपको अभी पता भी लग जाएगा इन टीटीब्यूल्स का पर्टिकुलरली क्या काम है। तो अब तक क्या हो चुका है बच्चा, एसिटाइलकोलिन आया, रिसेप्टर से बाइंड करा, उसने कर दिया डीपोलराइज। यानी कि अब डीपोलराइज का मतलब क्या है बेटा, चार्जेस चेंज हो जाएंगे। और चार्जेस चेंज कैसे हुए, बाहर नेगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव हो गया। और जैसे ही ये बेटा चार्ज चेंज होने लगता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है जनरेट हो चुका है, ये एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट मसल फाइबर सेल जो है बच्चा फैलने लगता है। और फैलते फैलते बेटा टी ट्यूब्यूल्स तक भी पहुंचेगा और टी ट्यूब्यूल्स आगे इसको ट्रांसमिट कर देते हैं कहां पर बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है भर भर के कैल्शियम। जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है वो कैल्शियम को जो है बेटा क्या कर देता है, खुला छोड़ देता है, जाओ कैल्शियम तुम निकलो मेरे यहाँ से। और जैसे ही कैल्शियम निकलता है बेटा वो बाइंड कर जाएगा टीपीसी से। और जैसे ही टीपीसी से बाइंड करेगा, टीपीसी क्या है, ट्रोपोनिन की बच्चा आपकी सब यूनिट है। जैसे ही वो उससे बाइंड करता है बेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज। और वो हट जाता है, कहां से हट जाता है, वो ट्रोपोमाइसिन को भी हटा देता है, वो खुद की टीपीआई को भी हटा देगा। और जो है बेटा जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उसको अनमास्क कर देगा और कहेगा आओ मायोसिन हेड तुम इससे बाइंड कर जाओ और कॉन्ट्रैक्शन करा दो। तो आपको समझ में आ गया। देखो यही वाली पूरी कहानी मैंने यहाँ पर लिखी भी है। तो भैया सीएनएस क्या करता है, सिग्नल भेजता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं तो कैल्शियम आयंस एंटर करना शुरू कर देते हैं साइनेप्टिक नोड में, किसके थ्रू, कैल्शियम चैनल के थ्रू। और और जैसे ही अंदर आते हैं ये बेटा क्या करता है, ये आपका सिग्नल एक तरीके से सपो ये जो है सिग्नल ही जनरेट कर देता है और साइनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज करा देता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। और जैसे ही वो फ्यूज होता है वो कर देता है एसिटाइलकोलिन का बेटा एक्सोसाइटोसिस, किस में, आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका कौन आ चुका है, आपका आ चुका है एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है जो कि प्रेजेंट है आपके सार्कोलेमा पर। और ये जनरेट कर देता है एक्शन पोटेंशियल और मसल फाइबर हो जाती है आपकी बच्चा डीपोलराइज। ठीक, एक्शन पोटेंशियल बेटा स्प्रेड करने लगता है और पहुंच जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, किसके थ्रू बेटा, टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है ये आपका क्या करता है, पहुंच जाता है। तो आपको टी ट्यूब्यूल्स का काम समझ में आ गया। और जैसे ही ये वहां तक पहुंच जाता है बेटा तो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहां पर, सार्कोप्लाज्म में। और जैसे ही बेटा सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आता है ये बाइंड कर जाता है टीपीसी से, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, अनमास्किंग हो जाती है किसकी, मायोसिन बाइंडिंग साइट की, जो कि प्रेजेंट है आपके किस पर बच्चा, एक्टिन फिलामेंट पर। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, एक्टिन मायोसिन बाइंड कर जाएंगे और आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा होता कैसे है, ये जो सबसे बेहतरीन जो थ्योरी बताती है इसको एक्सप्लेन करती है वो करती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ते हैं, आओ चलो। जैसा कि बच्चा इसका नाम बता रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट, यानी कि कोई फिलामेंट किसी के ऊपर स्लाइड करेगा। तो देखो तो ये क्या कहती है कि भैया जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का वो किस तरीके से होता है भैया, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। तो आपको याद होगा बेटा थिक फिलामेंट, आप इसको सपोज करो ये आपकी थिक फिलामेंट, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होती है थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन मायोफिलामेंट। ये क्या करती है, इस तरीके से इसके ऊपर क्या करती है बच्चा, स्लाइड करती है। देख ये इस तरीके से स्लाइड करती है और इसको स्लाइड कौन कराएगा, ये बेटा मायोसिन का हेड इस तरीके से अटैच होता है और इसको अंदर की तरफ आपके खींचता है। मैंने लेक्चर में बहुत बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया था। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा, सीधे बच्चा ये देखने आया है, तो प्लीज एक बार लेक्चर देख के तेरे को अच्छे से समझ में आएंगी चीजें बेहतरीन तरीके से। अब देख होता क्या है यहाँ पर बच्चा, अभी तू उस ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज को मत देख। अब जहां मैंने नंबर 1 लिखा है नीचे ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज को अभी मत देख। तू सपोज कर ऊपर एक्टिन फिलामेंट है, नीचे मायोसिन फिलामेंट है और इससे जो है इसका प्रोट्यूड आउट हो रहा है क्या, इसका हेड जो है इस तरीके से निकला हुआ है, हेड नहीं हम इसको कहेंगे क्रॉस आर्म, ठीक है। तो इसका क्रॉस आर्म इस तरीके से निकला हुआ है। तो होता क्या है बच्चा,
इस पर आके बाइंड कर जाती है तेरी एटीपी। तेरे को याद होगा कि एटीपी बाइंडिंग साइट इस पर प्रेजेंट होती है, किस पर, इसके हेड पर, ग्लोबुलर हेड पर मायोसिन के। तो एटीपी ऐसा नहीं है पहले से बाइंड है, एटीपी आके बाइंड करी है, और जैसे ही एटीपी इसके साथ बाइंड करती है तो बेटा ये अपनी एटीपीएज एक्टिविटी दिखाता है और एटीपी को तोड़ देता है आपके किसके अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड टूटा है बच्चा, इसके बॉन्ड टूटने से क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज हुई है, और ये एनर्जी लेके कौन बैठ जाता है आपका बच्चा, ये बैठ जाता है आपका इसका मायोसिन का हेड। अब मायोसिन का हेड एक एनर्जी स्टेट में पहुंच चुका है। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, अभी उसका नाम याद मत रखो, आपको पता लगा एटीपी बाइंड करा, इस एटीपी की बाइंड से कुछ होता है, ठीक है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो। ठीक है, तो होता क्या है बच्चा, एटीपी जो है टूट के, जो सेकंड स्टेप होती है उसके अंदर आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे ही बच्चा इसको क्या मिली है, एनर्जी, एनर्जी मिलते ही क्या करता है बच्चा, ये इससे यहाँ बाइंड कर जाता है। देख रहे हो ये हेड इससे पहले चिपका हुआ नहीं था, अलग था मायोसिन हेड, अब ये क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और ये जो फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ है बच्चा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक, तो थर्ड थर्ड स्टेप तक हो गया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो फोर्थ स्टेप में जब आप जाते हो तो वहां आपको देखने को मिलता है स्लाइडिंग या फिर बच्चा रोटेशन, जिसको आप कहते हो क्या, पावर स्ट्रोक, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, ये इस तरीके से बाइंड करके बच्चा, अब इसके पास एनर्जी तो है ही है, तो ये इस तरीके से पावर स्ट्रोक मारता है। और जरा देखो बेटा इसकी पोजीशन यहाँ थी, इस तरीके से पावर स्ट्रोक मारेगा इसको अंदर की तरफ। देखो पहले मेरा हाथ कहाँ था, पहले मेरा हाथ ये था, अब देख ये किस तरीके से इसको पावर स्ट्रोक मार रहा है, देख अंदर की तरफ गया ना, तो ये खींचता है बेटा, ये एक्टिन फिलामेंट को क्या करता है, सार्कोमियर के जो है सेंटर की तरफ खींचता है। ठीक है, इसी को कहते हो स्लाइडिंग या फिर रोटेशन, और इसको आप कहते हो बच्चा पावर स्ट्रोक। ये खींचने के बाद भी बेटा इससे अटैच रहता है जब तक कि इससे नया एटीपी बाइंड नहीं करता। इसलिए मैंने पहली स्टेप में लिखा था ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। जैसे ही एटीपी अगला बाइंड करेगा ये ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज की हो जाएगी। अगर एटीपी बाइंड नहीं करा तो ये बेटा इसी तरीके से जुड़ा रह जाएगा। जैसे कि आपने कभी देखा है कोई इंसान अगर उसकी सडन डेथ हो जाती है तो उसके हाथ पर थोड़े से बेटा जकड़ जाते हैं, यानी कि जिस पोजीशन में होते हैं उसी पोजीशन में रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा नया एटीपी तो अब मिल नहीं सकता, तो इसी तरीके से वो रह जाते हैं, जिसे आप रिगर मोर्टिस कहते हो। आपको नहीं पढ़ना, आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो देखो पूरी प्रोसेस क्या है, एटीपी बेटा जैसे ही बाइंड करती है मायोसिन हेड के साथ तो वो करती है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब पहले क्रॉस ब्रिज कैसे बना बच्चे को ये पता होना चाहिए, तभी तो बच्चा वो ब्रेक कराएगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज होती है, यानी कि बेटा आपने इससे एक चीज और देखी, जब तक रोटेशन होने के बावजूद भी ये इससे अलग नहीं होता जब तक एक एटीपी इससे आके बाइंड नहीं करती। ठीक है, तो जैसे ही इससे एटीपी बाइंड करती है मायोसिन के हेड से, आपका क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप होती है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, जो कि आपको आता है। मायोसिन हेड जो है बच्चा क्या करता है, मायोसिन हेड अब इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और एडीपी और बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अभी भी इससे क्या है, अटैच हैं, अभी भी इससे जुदा नहीं हुए हैं। आपको पता लगेगा ये कब निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चा होता क्या है, इसके बाद इसका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद बेटा ये रिलीज करता है सबसे पहले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, जो कि इनिशिएट करता है पावर स्ट्रोक। मैंने डायग्राम में बेटा एडीपी और पीआई को एक साथ रिलीज करते हुए दिखाया था, बट एक साथ नहीं होते, वहां पर मैं ऐसे अलग अलग समझा नहीं सकता था, मुझे वो डायग्राम उन्हीं 4 स्टेप्स में बनाना था, तो वहां मैंने एक साथ दिखा दिया था। बट एक्चुअल में क्रॉस ब्रिज बनने के बाद सबसे पहले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते ही पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। पावर स्ट्रोक जनरेट कैसे होता है बच्चा, आपका कन्फर्मेशन चेंज होता है मायोसिन हेड में, यानी कि ये जो लीवर आर्म इसका निकला हुआ है इसका रोटेशन होता है बच्चा, जो कि पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। आपको स्ट्रक्चर याद होगा बेटा सार्कोमियर का। ठीक है, और बेटा जैसे ही पावर स्ट्रोक आपका हो जाता है, ये अंदर की तरफ से पुल कर देता है, तो फिर एडीपी भी रिलीज हो जाती है मायोसिन के हेड से। बट मायोसिन का हेड अभी भी स्ट्रांगली बाउंड है किससे, एक्टिन के फिलामेंट से, यानी कि क्रॉस ब्रिज इज स्टिल प्रेजेंट आफ्टर, इवन आफ्टर पावर स्ट्रोक, क्रॉस ब्रिज इज स्टिल प्रेजेंट, and it will be present until the new ATP molecule binds with it, because when new ATP molecules bind with the myosin head it gets detached। आपको समझ में आ गया, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो देखो फिर उसके बाद क्या होता है बच्चा, मैंने दिखाया कि नया एटीपी मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है मायोसिन के हेड से, जो कि कॉज करता है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब देखो हम फिर से उसी कहानी पर पहुंच गए। ठीक है, और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक बच्चा कैल्शियम आयन प्रेजेंट है आपके। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ने बेटा टीपीसी के साथ क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है, तो तब तक वो जो है बेटा एक्टिन पर जो प्रेजेंट उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो उसको कवर नहीं कर रहा है, अनकवर है। ठीक,
और जब तक एटीपी अवेलेबल है तब तक ये काम चलता रहेगा। अब देख, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा तेरी किसकी, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान क्या क्या होता है। तेरे को अच्छे से याद होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है दैट मीन्स बेटा अंदर की तरफ एक्टिन फिलामेंट को खींचा जा रहा है। एक्टिन से कौन अटैच होता है, एक्टिन से अटैच होती है सर जेड लाइन, और जो दो जेड लाइंस के बीच का पोर्शन होता है मायोफिब्रिल का वो कहलाता है आपका सार्कोमियर। दैट मीन्स एक्टिन से अटैच है आपकी कौन, जेड लाइन, और एक्टिन को अंदर खींचा जा रहा है, तो क्या जेड लाइन भी अंदर खींचेगी, तो जेड लाइन जो पहले इतनी थी वो इतनी हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी बच्चा सार्कोमियर की लेंथ पर क्या हो गया, सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी। आई बैंड की लेंथ भी बच्चा इसके साथ कम हो जाएगी, ठीक है। और ओवरलैपिंग बैंड जो है बेटा वो बढ़ जाएगा। सपोज करो पहले इतना ही ओवरलैप था, अब इसके हेड ने खींचा तो वो इतना हो गया, तो देख रहा है ये ओवरलैपिंग बैंड बढ़ गया। ए बैंड के अंदर कोई चेंज होगा नहीं बेटा, ए बैंड आपका क्या था, जहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो मायोसिन का आपका जो प्रेजेंट है बेटा मायोसिन, उसी को तो ए बैंड कहते हो, तो मायोसिन तो अभी भी अपनी ही जगह पर है, मायोसिन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम लिखते हैं ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता है। अब एच जोन क्या थी, एच जोन थी बेटा नॉन ओवरलैपिंग पार्ट, ए बैंड का कौन सा, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट। तो देख पहले सपोज कर इतना छूटा हुआ था, ठीक है, अब ओवरलैपिंग बढ़ी तो क्या बेटा वो इतना सा हो गया, तो एच जोन जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन होता जा रहा है एच जोन तेरा कम होता जा रहा है, और अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन हो गया एक मसल का तो बेटा एच जोन डिसअपियर हो जाएगी, वहां पर तुझे कोई भी नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ए बैंड में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा ए बैंड जो है बेटा क्या हो जाएगा, ओवरलैप्ड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बेटा, इसको वही विजुअलाइज कर पा रहा होगा जिसने बेहतरीन तरीके से लेक्चर लिया है, जिसने रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से करा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बार बार एनिमेशंस और पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है चीजें याद कराने के लिए तो आप बहुत गलत ट्रैक पर हो। आपको बेटा अपनी इमेजिनेशन पावर डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी अल्टीमेटली इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं है तो बेटा समस्या की बात है, ठीक है। जो इंसान बेटा क्रिएटिव होते हैं ना उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत शानदार होती है, वो चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। और पहली बार अगर मैंने कोई चीज़ आपको दिखा दी तो उसके बाद तो इमेजिनेशन पावर बेटा डेवलप आपकी हो जानी चाहिए। तो मुझे याद है मैंने ये लेक्चर आपको यहीं तक पढ़ाया था, बिल्कुल यहीं तक पढ़ाया था। तो बच्चा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में। टेक केयर।